गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम और पॉलिनॉमियल बताऊंगा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम सबसे पहले डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो पॉलिनॉमियल्स के कोएफिशिएंट्स एंड वैल्यूज आती हैं वो नंबर सिस्टम पे डिपेंड होता है। तो इस वजह से जो है डिपेंडेंसी की वजह से नंबर सिस्टम बताना या मैथ्स पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम जानना सबसे आवश्यक होता है। और नंबर सिस्टम जानने के लिए सेट्स पता होने चाहिए। तो सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं अपने एक लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, बट अब यहाँ पे थोड़ा आवश्यक हो गया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो पॉलिनॉमियल और नंबर सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले नंबर सिस्टम बताऊँगा जो कि सारे चैप्टर में मैथ्स के यूज होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेट के बारे में मैं बस इतना बोलूँगा कि सेट के बारे में मैं बताया था कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मतलब कोई भी हमारे पास कलेक्शन है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसमें किसी भी तरह का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है हम बाहर से इंक्लूड या उसमें से बाहर नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं उससे। और वहाँ पे रिपीटेशंस अलाउड नहीं होती हैं किसी भी सेट के अंदर। एलिमेंट्स को केवल और केवल एक ही बार लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सेट के बारे में। और अब हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज जो आप लोगों को पता भी है, और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो पता है, नहीं भी पढ़े हैं तो आप आज जान लीजिए नंबर सिस्टम के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम पॉलिनॉमियल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पॉलिनॉमियल का ही लेक्चर ले रहे हैं, बट नंबर सिस्टम का यूज पढ़ने की वजह से हम जो है नंबर सिस्टम को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बेसिक नॉलेज आपको देते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले नंबर्स के कलेक्शन जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आता है नंबर सिस्टम में वो क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और हम यहाँ पे एक क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, हमारा जो नोटेशन होता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए और पता भी होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो जाता है। तो ये कलेक्शन जो होता है ये वेल डिफाइंड होता है। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सेट में एक चीज की रिपीट, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसके नोटेशन को। ठीक है, और इसमें कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इसमें कोई भी एलिमेंट बाहर से इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, ना तो इससे कुछ भी एक भी एलिमेंट एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अब 1 और 2 के बीच में कोई बोल दिया कि 1.2 1.3 1.4 या कुछ भी डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये कलेक्शन जो होता है ये वेल डिफाइंड होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वो कंप्लीटली नेचुरल नंबर ही होता है। उसमें बस क्या होता है, 0 एक अनदर नंबर इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ये कैपिटल Z, ये क्रॉस कर रहे हैं ये सिंबल, और Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं। और नंबर्स कौन से होते हैं, तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं जो है इंटीजर्स के अंदर। तो सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1, यानी कि सारे लेफ्ट में जाएंगे तो डिक्रीज करते चले जाएंगे और राइट में जाएंगे तो इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0, और 0 के राइट में क्या हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स का कलेक्शन हो गया। यहाँ भी कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ये इंटीजर्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो होता है रैशनल नंबर। तो सारा खेल अभी पॉलिनॉमियल का जो हमारा आने वाला है इसमें यूज होगा रैशनल, इरैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो इंटरमीडिएट लेवल की या हायर लेवल की बात है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कब होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पॉलिनॉमियल के बाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर भी डेफिनेशन क्या होती है ये हम यहीं पे बता देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं।
तो ये जो है यहाँ पे ये देखिए दिख भी रहा होगा कि सबसे छोटा सेट जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। उससे बड़ा सेट जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। क्यों? क्योंकि वो होल नंबर को भी कंटेन करता है। और रैशनल नंबर जो होता है ये इससे भी बड़ा सेट होता है। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, जो इंटीजर्स को भी कंटेन करता है। और जो इरैशनल नंबर होता है वो अलग होता है, तो वो ये सपोज इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इन सारे नंबर्स, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाता है, रियल नंबर होता है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है रैशनल और इरैशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं, रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन एक्चुअली में इसकी होती क्या है कि ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू क्या है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वेयर जो है सच दैट पी और क्यू की वैल्यू, अब हम यहाँ पे क्या चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर्स के कलेक्शन में है क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो इन्हीं में से कुछ चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेल डिफाइंड कलेक्शन अभी तक डिफाइन हुए हैं वो क्या है, ये जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। और सबसे बड़ा कलेक्शन कौन सा है, इंटीजर। तो हम यहाँ पे चॉइस जो है वो इंटीजर से ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे चॉइस जो रखते हैं वो किसकी रखेंगे, इंटीजर की। तो P कॉमा Q बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, मीन्स व्हाट कि P और Q जो मेंबर होगा वो किसका होगा, इंटीजर का ही पॉसिबल है और किसी का पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो है इंटीजर्स होने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर या जीरो, कुछ भी ले सकते हैं P और Q के प्लेस पे। और साथ में ये भी ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर जो यहाँ पे Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होने का मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी इसका मतलब ये हो गया कि अगर Q जीरो नहीं ले सकते हैं तो इंफिनिटी जो हो गई वो रैशनल नंबर से क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। क्योंकि जब हम Q जीरो ले ही नहीं सकते हैं तो इंफिनिटी रैशनल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमारा काम करेगा रियल नंबर में भी, क्योंकि रियल नंबर हम बार बार क्या बोल रहे हैं, वो रैशनल और इरैशनल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर का जो हम क्या करते हैं, को कंबाइन कर देते हैं, तो जो सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है वही रियल नंबर होता है, सिंपल। अब यहाँ पे जब हम रैशनल नंबर में ऑलरेडी बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, नॉन जीरो लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फ्रैक्शन के कलेक्शन में जो है रैशनल नंबर में इंफिनिटी नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड नंबर कोई भी नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया। अब इसी को अनदर लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q, और आसान हो जाएगी लैंग्वेज, वेयर P बिलोंग्स टू इंटीजर्स Z, ठीक है। तो P तो इंटीजर हो गया, यानी कि न्यूमरेटर कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में माइनस में दिया है तो इस माइनस को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो माइनस जो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये मिल गई कि Q को क्या जरूरत है कि हम पूरा इंटीजर्स ही लें, तो Q को हम और क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि Q को हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी एक डेफिनेशन है किसकी, रैशनल नंबर की। ये भी एक डेफिनेशन है जो है कि P अपॉन Q फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P क्या होना चाहिए, यहाँ से इंटीजर्स होने चाहिए। और Q जो है अगर हम नेचुरल नंबर ले लेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू जीरो होने में नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है, तो हमारा टेंशन खत्म हो गया कि जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। P हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट जो है डिनोमिनेटर जो है वो केवल नेचुरल नंबर चूज कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम नेट पॉजिटिव बना लेंगे, तो वो नेचुरल नंबर ऑलरेडी हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये तो हो गई रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास आता है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट्स जो होते हैं उनको हमको डिसाइड करना होता है कि इरैशनल नंबर को कैसे डिसाइड करें। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो होता है दो तरह के पार्ट हो गए, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
और दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा पार्ट क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो कैसे क्लियर हो गया कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? ये कैसे चेक होगा, तो इसके बारे में भी बताते हैं। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाता है, यानी कि डेसिमल के बाद किसी डिजिट तक जाकर 2 डिजिट 4 डिजिट या कहीं भी जाके क्या होता है, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन वहां पे रुक जाता है, तो टर्मिनेट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाने के केस में, टर्मिनेट हो जाने के केस में जो है, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व किए हैं डेसिमल में, वो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। उस केस में वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। बिना कुछ सोचे हम बोल सकते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है, वो रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, ठीक है, हम उसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। और जो प्राइम फैक्टर करने पे मिलेंगे नंबर्स, तो प्राइम जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये एक हमारे पास थ्योरम होता है कि किसी भी नंबर का जो है, कंपोजिट नंबर का हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करेंगे तो उनका जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो प्राइम फैक्टर करने पे डिनोमिनेटर जो भी होगा फ्रैक्शन में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद, उसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? वो प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो है उसमें चेक करेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5, केवल 2 और 5 आता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर आया है या ये जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टर में अगर फैक्टर्स में केवल 2 और 5 प्राइम के फॉर्म में आता है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर्स आ जाते हैं इसके फैक्टर्स में, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, अगर टर्मिनेटिंग हो गया तब तो वो रैशनल नंबर हो गया। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो 2 केस बनता है। हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर इसके पास 2 केस बनता है। एक चीज की पॉइंट के बाद जो है डेसिमल कई बार एक सर्टेन पैटर्न पे रिपीट कर रहे होते हैं, और कई बार रिपीट सर्टेन पैटर्न पे नहीं कर रहे होते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल या रैकरिंग डेसिमल, और 2 कैटेगरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या हो गई? रिपीटिंग या रैकरिंग, रिपीटिंग और रैकरिंग। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? नॉन रिपीटिंग है और नॉन रैकरिंग, दोनों बोल सकते हैं। नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल, 2 कैटेगरी हो गई। तो रिपीटिंग में एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, जैसे 22/7 बहुत फेमस एग्जांपल होता है। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ सर्टेन नंबर्स के बाद जो 3.14 एंड सो ऑन, कुछ सर्टेन नंबर्स, कुछ डिजिट्स आएंगी, इसके बाद ये वैल्यू क्या होगी? सर्टेन पैटर्न पे रिपीट होती जाएगी। तो ये पहली कैटेगरी में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के पहली कैटेगरी में आता है, रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है या रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है। इस वजह से ये जो 22/7 होता है ये क्या हो जाता है? एक रैशनल नंबर हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग पाई की वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते समय पाई = 22/7 यूज करते हैं। वो बस हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। ये एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि कभी भी पाई एक इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल की कैटेगरी में क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग के कैटेगरी में क्या आएगा? इररेशनल के कैटेगरी में क्या क्या आएगा? जो है IR से डिनोट करते हैं, पाई आता है,
ई की वैल्यू आती है। ये सब जो पॉइंट के बाद इनके डेसिमल में डिजिट्स होती हैं वो कभी भी सर्टेन पैटर्न पे रिपीट नहीं करती हैं, ठीक है। इस वजह से पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आप सर्च कर सकते हैं, काफी लंबी डिजिट्स होती हैं, तो वहां पे जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ई की वैल्यू 2.7 से 2.8 के अप्रॉक्स आती है। इंटरमीडिएट में हम बाइनोमियल वाले चैप्टर में प्रूव भी करते हैं कैसे आती है, तो वहां पे जो है ये इरेशनल नंबर होता है। अब कंफर्म नहीं है कि वो डिजिट कौन कौन सी होंगी, कहाँ कहाँ तक जाएंगी, बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऐसे ही रूट पी जहां पी क्या है, पीच प्राइम, इस केस में ये रूट पी जो होता है वो क्या होता है, 100% इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर हो गए, जैसे मान लीजिए कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, 0.01, फिर 001, 00001, ठीक है, 011, अब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कोई सर्टेन पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो सर्टेन पैटर्न रिपीट नहीं होने की वजह से जो है हम क्या बोलेंगे इसको, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर जब हो जाएगा तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अब आगे हम रैशनल नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको जो है हम क्यों रैशनल नंबर बोलते हैं, या रैशनल नंबर के और एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर के और एग्जांपल्स जैसे 22/7 ही हो गया। एक रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, 20/3 हो गया। 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6.666 एंड सो ऑन। ऐसे ही 20/6 हो गया तो क्या मिलेगा हमको, 3.33 एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो हमको फ्रैक्शन में मिलेंगे, जो डिवाइड करने पे पॉइंट के बाद उनकी डिजिट्स जो होंगी डेसिमल के बाद क्या होगा, क्या कर रही होंगी, रिपीट कर रही होंगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। तो उस केस में ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किए, पहले तो 2 पार्ट में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, क्या, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, या फिर जो है रिपीटिंग, और अगर रिपीटिंग होगा तो रैशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे दिए, क्लियर भी कर दिए कि 22/7 जो होगा वो इक्वल टू लेते हैं, लेकिन वो बस ये एज्यूम करते हैं, वो इक्वल टू एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट्स जो है उनकी सेम हो जाती हैं, तो इस वजह से हम इक्वल ले लेते हैं। 2-3 डिजिट सेम होने की वजह से 2 से ज़्यादा डिजिट सेम होती है, इस वजह से ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो नहीं होता है, ठीक है। तो 22/7 जो होता है एक रैशनल नंबर होता है, और पाई एक इरेशनल नंबर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन में दे देता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक इरेशनल नंबर है। 22/7 जो है रैशनल और इरेशनल दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, पाई एंड 22/7 बोथ आर इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन में कुछ भी पूछ देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी। तो ये जो है हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, पॉलिनोमियल के पास चलेंगे। पॉलिनोमियल हम पूरा डिस्कस करेंगे और देखते हैं, इस लेक्चर में ही कंप्लीट करते हैं। तो पॉलिनोमियल देखने से पहले एक पॉइंट और है, रियल नंबर जो है। तो रियल नंबर के बारे में ऑलरेडी बताए हैं कि हम सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अब कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि हम सारे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है। तो उनका यूनियन, उनका कलेक्शन जो है उसको कंबाइन कर देते हैं। डायग्राम से समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर उससे बड़ा, इंटीजर्स उससे बड़े, रैशनल नंबर उससे बड़ा, इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग हो गया है ना, और दोनों का कंबाइन कर देंगे तो हमको रियल नंबर मिल जाएगा। और जो है यहाँ से ये रिलेशन भी दिखता है कि नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या, किसका हो गया, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर्स का। और इंटीजर्स किसके सबसेट हो गया, जो है रैशनल नंबर के। और रैशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर का, ठीक है। इरेशनल नंबर भी जो है रियल नंबर का सबसेट होगा, ये भी देख सकते हैं। तो ये एक हमको रिलेशन, सबसेट होने का मतलब क्या कि ये जो n होल नंबर का सबसेट है, मतलब n के सारे एलिमेंट w में यानी होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े वाले सेट हैं उसमें सारे एलिमेंट क्या कर रहे होंगे, कंटेन कर रहे होंगे। सबसेट होने का बस इतना ही मतलब है। तो सबसेट और सेट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है हम सेट और रिलेशन फंक्शन वगैरह डिफाइन करेंगे, तो वहाँ से उसका दूसरा वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, उससे आप हेल्प लेके और देख सकते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे नंबर्स के बारे में देख रहे हैं।
और एक और नंबर बचता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप आगे चल के पढ़ते हैं, बस डिफाइन कर रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, आई इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ से कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आगे के क्लासेस में स्टडी होगा कैसे लिखते हैं, ये देखते हैं। x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। y जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और x जो होता है वो रियल पार्ट होता है। और यहाँ पे x और y की जो वैल्यू हम लेते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, पॉसिबल कहाँ से है लेना, अभी तक हम जो जो पढ़े हैं वहीं से ले सकते हैं। और पढ़े क्या क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, तो कुछ भी ले सकते हैं। और सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसकी जो चॉइस है हमारे पास वो कहाँ से है, रियल नंबर से, और कोई चॉइस है नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए एक लाइन डिसाइड करते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। जीरो लिखते हैं, जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर सारे, माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव नंबर सारे, ठीक है। तो इधर 1 2 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको ओपन इंटरवल में डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी हम बोले थे कि इन्फिनिटी जो है नॉट डिफाइंड होती है, जो कि रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होती है, एक्सक्लूड होती है, इस वजह से रियल नंबर में भी नहीं होगी। तो इसका जो इंटरवल होगा, यानी कि इंटरवल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जहाँ पे इन्फिनिटी क्या हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक, जहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो एक्सक्लूड है। ये जो सिंबल होता है वो ओपन इंटरवल का होता है। हालांकि आप 10th स्टैंडर्ड में जानने की इंटरवल जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड में है, फिर भी आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, ओपन इंटरवल होता है, और इन्फिनिटी रियल नंबर में लाई नहीं करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल डिस्कस करने के लिए जो है हम आप लोगों को पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना आवश्यक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कई सारे लिटरल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनका कम्बिनेशन ऑपरेशन किया जाता है, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन। तो बेसिकली टर्म्स जो डिवाइड होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से डिसाइड होते हैं, प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो हम डिसाइड करते हैं वो वन वेरिएबल में डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे 10th स्टैंडर्ड में, तो वन वेरिएबल में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, पॉलिनोमियल का, ये देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज p of x equals to a0 a1x plus a2x square plus a3 x cube plus and so on an into x to the power n। अब यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से कि क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, या लिटरल्स भी बोलते हैं इसको, और जो है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। यहाँ पे ये सारे कहाँ से ले सकते हैं, रियल नंबर से ले सकते हैं। इनके कोफिशिएंट्स जो है कहाँ से ले सकते हैं, रियल नंबर से ले सकते हैं, रैशनल नंबर से ले सकते हैं। इसी वजह से हम पहले नंबर सिस्टम डिसाइड कर दिए हैं, कि डिफाइन कर दिए कि क्या है नंबर सिस्टम, क्या है वो क्लियर रहेगा। तो पॉलिनोमियल और उसके जीरोज समझने में आसानी होगी। जीरोज क्या होते हैं ये सब हम अभी आपको बताते हैं। अब ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, हमारे वेरिएबल्स के। अब यहाँ पे देखिए कि पावर देखते जाइए, x का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 पावर है, और x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इंक्रीज करते 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 कहाँ तक जा रहा है, n पावर तक। इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिफाइन करते समय ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होते हैं जिसके टर्म में, जिस भी वेरिएबल के x में y में जो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके जो पावर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होने चाहिए। इसके पावर ना तो फ्रैक्शन में होने चाहिए ना तो नेगेटिव होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, उससे कोई इशू नहीं है। अब अगर इस तरह से कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की डिग्री चेक करनी है। अगर हमको कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हम देखते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या है। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या हो गया, n दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा। अब यहाँ पे n हो जाएगा, इस बात की गारंटी कब मिलेगी, हो सकता है कि x टू द पावर n का कोएफिशिएंट जो है 0 हो जाए, तब तो इसका हाईएस्ट पावर n नहीं मिलेगा, उसके पहले वाला कोई टर्म मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन होती है, ये ध्यान रखिए कि हाईएस्ट पावर जो है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर जो होगा, जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तभी इसकी डिग्री डिफाइन हो सकती है कि n होगी, अदरवाइज n से कम हो जाएगी, है ना। तो वो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। अब अगर डिग्री इस गिवन पॉलिनोमियल की क्या हो गई, n हो गई। अब यहाँ पे टोटल, ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हैं और बोर्ड्स के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखते जाइए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो क्या हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सारे टर्म्स कहाँ से स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 एंड 1 n टर्म्स, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी तो है, तो इसको भी तो ध्यान देना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1। ये ध्यान देने की जरूरत है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, 1 इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म भी ऑलरेडी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सारी डिग्री जो है यहाँ पे क्या हो जाए, जी, मतलब कोई भी डिग्री ना हो, इसकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर क्या हो, 0 हो जाए, यानी कि केवल यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिले, और हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो जाए, हाईएस्ट पावर 0 हो जाएगा, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसकी डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी, डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 पॉलिनोमियल कब बोला जाएगा, जब वो कांस्टेंट वैल्यू जो है a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, p ऑफ x इक्वल टू a0 इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। ये भी ध्यान देने की चीज हो गई। तो ये सब ऑप्शन में होता है, इसलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। अगर कब बोलेंगे, जब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी केस में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब डिग्री पे टाइप डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल के टाइप डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो हम नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमको डिस्क्राइब करना है, तो अगर पॉलिनोमियल के पास एक टर्म है, ठीक है, 1 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है, तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। हम बताए हैं कि टर्म्स जो डिसाइड होते हैं वो प्लस और माइनस साइन से डिसाइड होते हैं, ना कि मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड होते हैं। अब इस यहाँ पे 2x² yz लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 3 टर्म्स या 4 टर्म्स है, ये केवल क्या है, सिंगल टर्म है। और यहाँ पे अगर एक्स वाई भी प्लस करके ऐड हो गया, माइनस हो गया, तो ये कितने टर्म हो गए, यहाँ पे इसके साथ 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, ये ध्यान देने की चीज है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर मोर देन 3 हो गए, 3 भी है तो भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, मोर देन 3 है तो भी हम इसको सिंपल पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप्स डिस्क्राइब हो गए, जो है स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पॉलिनोमियल। तो अगर हम टाइप डिस्क्राइब किए किस बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हो गए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पॉलिनोमियल के टाइप्स ही बताता है। अब हम टाइप्स डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। तो अभी जो है
डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 0 डिसाइड की है तो कौन सा पॉलिनोमियल हमको मिला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल गया है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब अगर गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो उस केस में हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो गिवन है जिस टर्म में दिया हुआ है उसकी डिग्री 2 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जगह पे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री क्या है, 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो क्या है, 3 है, तो उस गिवन पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर डिग्री जो है 4 है तो उस गिवन पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ऐसे ही एंड सो ऑन बोलते हैं। बस यहाँ पे हमको यहीं तक की जरूरत पड़ती है जो टाइप्स डिस्क्राइब करते हैं। 4 टाइप्स में यहाँ भी डिस्क्राइब किए, किस बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। 4 टाइप्स में किस पे डिस्क्राइब किए, डिग्री के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी और फिर उसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है। और इसके बेसिस पे अब हम इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए जो है इसमें x जो वैल्यू है ना वेरिएबल, यहाँ पे इसकी हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। सपोज अल्फा चूज कर लिया, तो अगर x इक्वल टू अल्फा चूज कर लिया तो इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। इसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ये x इक्वल टू अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तो x के प्लेस पे एवरीवेयर पुट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, p ऑफ अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो जो भी p ऑफ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने पे मिलेगी, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी किस पॉइंट पे, अल्फा पे। x इक्वल टू अल्फा पे हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। हो सकता है कि अल्फा पुट करने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है, ठीक है ना, अल्फा पुट करने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है उस पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो सकता है कि 0 मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ भी और मिले। तो कुछ भी और मिलेगी तब तो हम उसको सिंपली वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर 0 मिल जाती है तो भी वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही होता है। लेकिन जिस पॉइंट पे, जो नंबर डालने पे हमको वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 मिली है, उस नंबर को जो हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक से ज्यादा नंबर्स हैं जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है ना, पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है, किस पॉलिनोमियल के पास, किस टाइप के पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है या कुछ भी है, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज पॉसिबल हो सकते हैं जिसपे उसकी वैल्यू जो है 0 मिल रही हो, और 3 से कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने जीरोज मिल ही जाएं जो है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिल सकती है, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज मिल सकते हैं पॉलिनोमियल के। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज मिलेंगे, 0 जीरोज भी हो सकते हैं, 1 जीरोज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो हमेशा पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस आर इक्वल टू होते हैं। एट मोस्ट डिग्री जो होती है उतने एट मोस्ट जीरोज हमको पॉसिबल है कि मिल सकते हैं, ठीक है। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो है 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इसको जो है हम ज्योमेट्रिकली भी चेक करते हैं। अगर पॉलिनोमियल दिया है तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ ड्रा करके, या ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है, कर्व दिया हुआ है, तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ जो है कि पॉलिनोमियल के कर्व के थ्रू ज्योमेट्रिकली कैसे हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं और नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे और इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके कैसे बताएंगे, तो वो भी दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी। तो हम बताए थे कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री इसकी कितनी हो गई, p ऑफ x, डिग्री ऑफ px जो हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। मान लीजिए ऐसे पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1,
अब इसकी डिग्री पूछ दिया तो कौन सी डिग्री होगी, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट होगा वो 0 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ से पॉलिनोमियल की, ध्यान देने की बात हो गई, 0 हो गई। ये इसको बोल और क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं ना ऑप्शन में, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको जो है। और इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कि 1 के प्लेस पे 0 दिया होता है तो भी ये कौन सी डिग्री होती है इस पॉलिनोमियल की, डिग्री 0 ही होती, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 0 होने की वजह से इसको हम 0 पॉलिनोमियल भी बोल सकते थे। ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, देखिए कई सारे एग्जांपल्स हैं ज्योमेट्रिकली। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, वाई डैश एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया जो है। ऐसे हम कई सारे डायग्राम बना ले रहे हैं क्योंकि हम कई सारे केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज काउंट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। फिर वही सिमिलर एक्स वाई ओरिजिन, फिर वही सिमिलर एक्स वाई ओरिजिन, सिमिलर वे में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, सिमिलर वे में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोज देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे काउंट करते हैं, कि नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कैसे काउंट करेंगे या कैसे जानेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। सपोज पॉलिनोमियल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ दिया कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, और इस पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 0 हो गए। क्यों कैसे चेक करते हैं, पहले तो हम आपको ये बता दें। अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x में, तो हम देखेंगे कि जो गिवन कर्व है वो x एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा है। जितनी बार भी टच या कट कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ जीरो उस गिवन कर्व के लिए या गिवन पॉलिनोमियल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो गिवन कर्व या पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को न तो एक भी बार कट कर रहा है और न तो टच कर रहा है। सिमिलर वे में सपोज ये कर्व जो है यहाँ न होकर के यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे रहता तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 0 हो गया। यही यहाँ पे ऐसे हो सकता था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 0 हो गए। अब यही पॉलिनोमियल इस तरह से ऐसे भी पूछ सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, तो भी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि एक बार क्या कर रहा है, टच कर रहा है या कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सिंपली। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल क्या है, ये किसका इक्वेशन है, ये भी जो है p ऑफ x के टर्म में है, ठीक है। ये जो है पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होता है एक्सप्रेशन कर्व। तो यहाँ पे इस टर्म में, तो यहाँ पे ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, 2 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे भी ग्राफ दे सकता है जो है, ऐसे पूछ दिया ऐसे। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगर ये जो है p ऑफ x के टर्म में है तो, और अगर इसी को बोल दिया कि ये p ऑफ y के टर्म में है, ठीक है, और तब पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि p ऑफ y लिखा हुआ है कि p ऑफ x लिखा हुआ है। अगर p ऑफ y लिखा हुआ है और इसी सेम डायग्राम का जो है पूछ दिया नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो p ऑफ y के टर्म में हमको ये चेक करना रहता है कि गिवन कर्व या गिवन पॉलिनोमियल जो है वो कितनी बार y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, एक बार, ओनली 1 टाइम। तो उस केस में इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, केवल एक ही होगा। अगर p ऑफ y का पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x का है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। ऐसे भी दे सकता है। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे p ऑफ x, ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x है, नंबर ऑफ जीरोज पूछ दिया, तो देखिए x एक्सिस को एक ही बार केवल कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 हो गए। लेकिन अगर सिमिलर वे में इसी को p ऑफ y लिखा होता है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखे हैं, देख लीजिएगा, p ऑफ y हो जाएगा अगर, तो इस पे नंबर ऑफ जीरोज पूछ दिया तो काउंट करिए कि आप y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर p ऑफ y होगा तो चेक करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरोज, यहाँ भी 6 जीरोज हो जाएंगे। अगर जो है यहाँ पे p ऑफ y दिया हो तो, अगर मान लीजिए ये लाइन दिया हुआ है
और ये बोल दिया कि पी ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से लाइन मिलती है। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करना है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 2। अब ये मत सोचिएगा कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस को तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे, नो, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, केवल एक ही होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे केवल एक ही बार कट कर रहा है। और भी ज्योमेट्रिकल एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक कर्व हो गया ऐसे करके, ये एक्स क्यूब का जो है ग्राफ हो गया, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे। देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। यही अगर इस फॉर्मेट में लिखा रहता पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब, तो यहाँ भी वाई एक्सिस को भी एक ही बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज ज्योमेट्रिकली चेक करना तो आप सीख ही गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे चेक करेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोज जो दिए हुए हैं उनको कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल में, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को हम बताएं कि वैल्यू उसकी पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी, जिन वैल्यूज पे वही उसके जीरोज होंगे। तो इसके लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और लीनियर के लिए तो 0 के इक्वल करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू निकल जाएगी तुरंत वेरिएबल की। क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज करके, जो कि फैक्टराइजेशन हम पीछे 9th से पढ़ते आ रहे हैं, और क्यूबिक में पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है तो हम उसको फिर फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो ऐसे जीरोज निकालते हैं उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चंस बनते हैं कि जो है जीरोज अगर गिवन है पॉलिनोमियल के, तो उस केस में जो है हम पॉलिनोमियल पूछ देता है कि पॉलिनोमियल की ये जीरोज हैं, बताओ कि पॉलिनोमियल क्या होगा। या फिर पॉलिनोमियल, और इसके साथ साथ ये भी पूछ देता है कि जीरोज देने के साथ साथ पॉलिनोमियल भी बताओ और वेरीफाई करो कि जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। तो जीरोज और पॉलिनोमियल के बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे उसको आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है, और फिर जो है हम उस रिलेशन को और पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाईएस्ट डिग्री का जो है कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोज हैं सपोज अल्फा बीटा हैं, ठीक है, अल्फा बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं। 2 जीरोज होंगे, पहले ही बताएं कि एटमोस्ट 2 जीरोज ही हो सकते हैं, जितनी डिग्री होती है उससे ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते हैं। तो इनके बीच में और इनके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो है किससे डिनोट करेंगे, सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा से। तो जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। और एक रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लिख नहीं रहे हैं, देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है इसके रिलेशन होते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ए फिर नॉन जीरो होता है, ध्यान देने की बात है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज क्या क्या पॉसिबल है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, 3 जीरोज हो गए। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो यहाँ पे सेम वे में सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज हो गए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा रिलेशन क्या होता है, पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है ना, जीरोज के सम। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, पेयर में, यानी कि जीरोज की पेयर का प्रोडक्ट और फिर उनका सम। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, सी अपॉन ए होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है। यहाँ से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं और हमको जो है
मिल जाता है। अब सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 2 जीरोज दिए हुए हैं या 3 जीरोज दिए हुए हैं या 4 जीरोज दिए हुए हैं, तो बताओ कि 2 जीरोज दिए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 जीरोज दिए हुए हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 4 जीरोज दिए हुए हैं तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। पॉलिनोमियल बताओ अगर जीरोज पता है तो ऐसे केस में सपोज अल्फा बीटा 2 जीरोज गिवन है, ठीक है, तो और पूछ दिया क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कि क्या होगा, किस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। तो इसके लिए हमारे पास पॉलिनोमियल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है x माइनस अल्फा। x में से क्या करते हैं, अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल लिखना है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देते हैं तो यहां से भी हमको क्या पता चल जाता है, सम ऑफ द जीरोज भी दिए हो सकते हैं ना क्वेश्चन में, तो उससे भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, बाकी के केस में सेम यही फॉर्मूला लगाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 जीरोज दिए हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इससे हम कैसे बनाएंगे, वही सिंपल वे, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, जो भी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की दी है इसके प्रोडक्ट कर लेंगे, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। अगर 4 जीरोज दिए हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमको पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। इनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो है कि एक और थ्योरम है, उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम के बारे में बताए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कोई डाउट्स होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और इसके जो हम डिस्कस किए हैं लेक्चर्स, इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं PDF फॉर्मेट में हमारे मैथ्स वर्ड एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में जो है अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कास्ट जाके विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो है ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए जो है हमारे लाइव सेशंस हैं हमारे मैथ्स वर्ड के एप्लीकेशन पे, वहाँ पे स्टोर पे जाके विजिट करके वहाँ से ज्वाइन करके भी और अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपको जैसे सही लगे। आगे जो है एक और थ्योरम बचा हुआ है इसके बारे में, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, और उसके बारे में हम बता देते हैं, जैसे इक्लिप्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इक्लिप्स डिवीजन लेमा हम लोग पढ़े होंगे रियल नंबर के लिए, पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं कि ए और बी दो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे जो है इंटीजर्स हैं, ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये इंटीजर्स हैं। तो इससे रिलेटेड, तो देन देयर एग्जिस्ट 2 नंबर्स Q एंड R, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट या देयर मस्ट एग्जिस्ट, क्यों कि इस तरह से Q एंड R सच दैट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, आगे चल के यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ कर ले रहे हैं, बोल तो रहे हैं, मुंह से देख लीजिएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, सच दैट कैसे होते हैं, लिख सकते हैं इसको, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ए और बी वो है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे देखिए ये लिखिए कैसे है रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स में, क्यू टाइम में, तो ये क्यू क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया। और यहाँ से अगर बी और क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो यहाँ लिखते हैं बी इंटू क्यू के फॉर्म में, और इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कुछ या तो डिवाइड होकर 0 मिल जाता है या तो कोई रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम किससे बता देते हैं, स्मॉल आर से बता देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा, इफ आर इक्वल टू 0, है ना, देन क्या, बी विल बी द HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। If r equals to 0, then b is HCF, highest common factor of a, b, ऐसा हो जाता है यहाँ पे। तो ये तो इक्लिप्स डिवीजन लेमा होता है। इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम भी उसी तरह से होता है। तो किसके लिए होता है, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो पॉलिनोमियल्स के लिए होता है। ये क्या है, नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करते जाते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है उससे जो है हम डिवाइड करते जाते हैं,
और डिवाइजर को, और हमको जब तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए, और रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो डिवाइजर जो होता है वही HCF हो जाता है, दो नंबर्स के बीच का। फिलहाल यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए हमको देखना है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या है, अगर Px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और g ऑफ x जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल, कौन कौन से, Qx एंड Rx, टू टाइप्स के। अब यहाँ पे डिग्री से कंपेयर करना है कि डिग्री के बेसिस पे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से जो है हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मिलेगा, P ऑफ x इक्वल्स टू Q ऑफ x इंटू जो है G ऑफ x प्लस R ऑफ x। अब यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे आप देख लीजिए, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, G ऑफ x से, किसको डिवाइड कर रहे हैं, P ऑफ x को, कोसेंट क्या आएगा, Q ऑफ x आएगा, तो यहाँ पे G ऑफ x इंटू Q ऑफ x, प्रोडक्ट करने पे तो यही आएगा ना, तो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा वो R ऑफ x बचेगा। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो भी डिग्री होगी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी, उससे लेस देन होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री अगर कम नहीं होगी तो हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर R ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन द डिग्री ऑफ G ऑफ x होगा। ये ध्यान देने की बात हो गई। एक पॉइंट ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूज होता है इसका। अब आगे एक और पॉइंट नोट में देख लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ Px होगा, है ना, डिग्री ऑफ Px होगा, इसमें से अगर हम डिग्री ऑफ Qx माइनस करेंगे तो हमेशा वो जो है डिग्री ऑफ Gx के इक्वल होगा, यानी कि डिवाइजर के इक्वल होगा। तो यहां से डिग्री ऑफ G ऑफ x जो होगा वो इक्वल टू डिग्री ऑफ P ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ Q ऑफ x जो है, ठीक है। ये एक रिलेशन हमको मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस में सीधे हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी आंसर कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, ठीक है। और एक केस और बनता है, हो सकता है कि जब तक हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कब कर सकते हैं ये भी देखना है। Gx की डिग्री जो है वो Px से जब कम है या उसके इक्वल है तब तक तो हम Gx से Px में डिवाइड कर सकते हैं, और वहां पे कोसेंट और रिमाइंडर इस तरह के केसेस बनेंगे। बट ये भी देखिए कि अगर Gx की, यानी कि ये जो Gx एक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री इस गिवन पॉलिनोमियल Px से कम है, और हमको क्या करना है, Gx से Px को डिवाइड करना है। तो जब डिग्री ही कम हो गई तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं, तो कितने टाइम कर सकते हैं, 0 टाइम्स कर सकते हैं। तो उस केस में Qx की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब 0 हो जाएगी तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जिसमें डिवाइड किया वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ Px जो होगी, है ना, वो लेस देन द डिग्री ऑफ Gx होगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इस केस में ये इंप्लाई करता है कि Q ऑफ x मस्ट बी 0, ये 0 होगा। और ये भी इंप्लाई करता है कि P ऑफ x जो दिया हुआ है वही R ऑफ x यानी कि रिमाइंडर के इक्वल हो जाता है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री दोनों सेम हो जाती है इस केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में इस चैप्टर के जितने भी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को, इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को आप देखते ही बहुत आसानी से 10 से 15 सेकंड में मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आगे की स्टडी के लिए जो है अपने नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।